हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी एकदम जानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से उपस्थित हो जाएं अपने इस बेहतरीन से प्यारे से सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम आकाश बालियान है और मैं आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा जल्दी आ जाएं, है ना। हम पढ़ रहे हैं बेटा जी इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन उससे पहले कल हमारा अर्थिंग वाला जो टॉपिक है वो रह गया था और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो जल्दी आ जाओ भाई। व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग क्या है? हाँ, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। बेटा भू संपर्कन परिभाषा कह रहा किसी आवेशित वस्तु से अतिरिक्त आवेश को चालक के माध्यम से सीधे पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी आवेशित वस्तु उसको हम क्या कर दें, जल्दी से बताएं। चालक के माध्यम से, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, कोई वायर हो सकता है, उस वायर के माध्यम से पृथ्वी के साथ जोड़ दें और वो उसके अंदर जितने भी फालतू के अतिरिक्त आवेश का मतलब क्या है, कोई भी आवेशित वस्तु यानी कि उस पर चार्ज मौजूद है, उसमें से जो एक्स्ट्रा चार्ज है, उस एक्स्ट्रा चार्ज को हम इस एक्स्ट्रा चार्ज को बेटा जी हम वायर की मदद से वायर कह लो, कोई रॉड कह लो, कुछ भी कह लो, कंडक्टर लिख देते हैं, चालक लिख देते हैं। चालक की मदद से किसके साथ जोड़ दिया बेटा जी? अर्थ के साथ जोड़ दिया। तो जितने भी फालतू इसके अंदर आवेश था वो सब पृथ्वी में चला जाता है। तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसी को अर्थिंग बोल रहे हैं, ग्राउंडिंग बोल रहे हैं, भू संपर्कन बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये बात मैंने आपको कल भी समझाने की कोशिश की थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। राधे राधे सभी का। सुरक्षा, सेफ्टी। भाई देखिए, इसका उपयोग मैंने बताया था कि बड़ी बड़ी इमारतों में या आपके घर के बिजली के उपकरण उनको बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग बेटा इमारतों और उपकरणों में करंट के रिसाव के कारण लगने वाले विद्युत झटके या नुकसान से बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि देखिए, ये कोई बेटा उपकरण है प्यारे बच्चों, ये एक उपकरण है, ये प्यारे बच्चों एक उपकरण है, या ये आप कह सकते हैं हमारा कोई यंत्र है जिसमें विद्युत है। इसके अंदर क्या है बेटा जी? इसमें बेटा अतिरिक्त आवेश है। प्यारे बच्चों मान के चलिए इसके अंदर अतिरिक्त आवेश है। अतिरिक्त का मतलब है सर एक्स्ट्रा या फालतू। इसके अंदर अतिरिक्त आवेश है। अब हम क्या करेंगे? आवेश बोले तो चार्ज। अब हम इस चार्ज को बेटा जी क्या करते हैं, किसी वायर के माध्यम से जमीन से टच कर दिया, तो जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस थे वो सब जमीन में चले गए। कहां चले गए सर? जमीन में चले गए। तो इसी को बोलते हैं बेटा भू संपर्कन। पृथ्वी की भूमिका क्या है? देखिए, पृथ्वी का जो विभव है ना बेटा, जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है। पृथ्वी का पोटेंशियल जीरो होता है। यह इलेक्ट्रॉन को एक अनंत भंडार है जो किसी भी मात्रा में इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। भाई पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, इसमें चाहे तुम कितने भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, कितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से ले लो। तो बेटा इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा किसी भी कंडक्टर में, मान के चलिए ज्यादा बिजली आ रही है तो फालतू को हम जमीन में छोड़ देंगे, हमारा उपकरण फूकेगा नहीं। आज YouTube पर क्लास नहीं हुई क्या बेटा? वास्तविकता तो यह है कि आज YouTube की क्लास मैं भूल ही गया कि आज शनिवार है। ठीक है, कोई नहीं, अगली बार कर लेंगे। अभी आपके सिलेबस को कर लेते हैं, थोड़ा सिलेबस पर ज्यादा जोर है ना। आज के लिए क्षमा चाहूंगा बेटा। वास्तविकता यही है कि मुझे याद ही नहीं था कि शनिवार को, कि आज शनिवार है। ठीक है, तो इसलिए एप्लीकेशन की क्लास तो लगवा ली, वो क्लास में नहीं लगवा पाया। ओके, वरना मैं क्लास रखता 100%। कोशिश करता हूं कल रखने की, समय हुआ तो कल रखता हूं। ठीक है, ओके। सिंबल क्या है भाई? प्रतीक क्या है? कल रख लेता हूं, है ना, कल मैं रख लेता हूं क्लास को। प्रतीक क्या है? कह रहा भू संपर्कन का प्रतीक बेटा जी क्या है? इस तरीके से वर्टिकल है, वर्टिकल। ये एल नहीं है, समझ गया ना। घटती लंबाई की क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इन डिक्रीजिंग लेंथ। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ऐसे करके, ये इसका सिंबल है, फिर नीचे और घट जाएगा ऐसे ऐसे करके।
ये बेटा जी इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है बेटा जी। ये क्या है बेटा जी? सिंबल है। समझ गए? तो सिंबल देख लो, संकेत ये रहा। ये क्या है बेटा? सिंबल है इसका, अर्थिंग का। ये अर्थिंग का बेटा जी सिंबल है, संकेत है। ये क्या है प्यारे बच्चों? संकेत है। कोई एक समय देखकर मैं आपकी क्लास बेटा कल रख लूंगा, ठीक है? हाँ, घबराना नहीं है। बताओ कौन से सब्जेक्ट से रखें? केमिस्ट्री से रखें, फिजिक्स से रखें? कल ऋतु मैम की 5 बजे मैं मॉर्निंग में रखने की कोशिश कर लूंगा। आप बस बता देना कि सर इस बजे रख लो। देखूंगा मैं उस समय यूपी टेट की किसी और टीचर की क्लास ना हो कल। जिस समय नहीं होगी उस समय रखूंगा, ठीक है? आ जाओ। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, बस 2 दिन की बात है, मैं आपका डेली प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा, ठीक है? डेली वाला शुरू करूंगा आपके लिए। और कुछ की पॉइंट्स हैं बेटा जी इसके लिए। कह रहा द्रव्यमान में परिवर्तन, कह रहा परीक्षा की दृष्टि से बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। मास चेंज, द्रव्यमान में परिवर्तन। कह रहा यदि कोई पिंड ऋणात्मक रूप से आवेशित है, यानी कि बेटा जी उस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये तो हकीकत है भाई, वो किसी से उधार लेगा तो उसका वजन बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। यदि कोई पिंड धनात्मक रूप से आवेशित है तो फिर बेटा वो किसी और को देगा, तो इलेक्ट्रॉन खोने के कारण उसका द्रव्यमान घट जाता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? मैं क्या करूंगा आपके लिए, भले ही मुझे रात में कोई क्लास शुरू करनी पड़े, मैं आपके लिए 2-2 चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन शुरू कर पाऊंगा, ठीक है? चलिएगा आगे आ जाए। सर आज को गिफ्ट मिला तभी भूल गए। नहीं बेटा, गिफ्ट कल मिला था ध्यान नहीं रहा था यार वास्तविकता में कि शनिवार है। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। कह रहा द रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। कह रहा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान के चलिए कोई रॉड चुंबक ही है, मान के चलो, हाँ ये भैया इसके चारों तरफ मान के चलिए इलेक्ट्रिक चुंबक है, विद्युत चुंबक है, इसके चारों तरफ यहां तक करंट है। हो सकता है भाई यहां तक हो करंट, है ना? तो ये जितना भी क्षेत्र है ना जहां तक हम इसके प्रभाव को फील कर पा रहे हैं, ये इतना पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? इतना पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, जहां तक इसके प्रभाव को हम फील कर पाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जिसको हम ई कहते हैं प्यारे बच्चे, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के द्वारा इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, यानी कि एफ अपॉन में बेटा जी क्यू। तो आप क्या लिख सकते हैं सर? E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू। आप इस तरीके से लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कह रहा एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलाम है, और वोल्ट मीटर भी आप कह सकते हैं, वोल्ट अपॉन मीटर। आ गया डाई इलेक्ट्रिक, पराविद्युत। मैंने बताया था कि बेटा कुचालक पदार्थ, भाई या तो इंसुलेटर कह दो या फिर डाई इलेक्ट्रिक कह दो। ये वे कुचालक पदार्थ हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन विद्युत प्रभाव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए अभ्रक है बेटा जी, मोम है ना? विद्युत का चालन नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ पैदा हो सकती है। स्टैटिक सीलिंग, स्थिर विद्युत चिपकन जिसको कह रहे हैं। सिंथेटिक कपड़ों का शरीर से चिपकना घर्षण के कारण उत्पन्न स्थिर आवेश का परिणाम है। कृत्रिम, सिंथेटिक कपड़े क्या होते हैं बेटा? कृत्रिम कपड़े होते हैं, जैसे पॉलिस्टर के हो गए, नायलॉन के हो गए, हैं ऐसे करके, ऐसी चीजें। तो ये कपड़े क्या हो रहे हैं? हमारे शरीर से चिपकते हैं, चिपकने से घर्षण होता है, घर्षण के कारण में स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इंडस्ट्रियल डेंजर्स, औद्योगिक खतरे। कह रहा पेट्रोल पंप है जैसे, या फिर ज्वलनशील पदार्थों के पास स्थिर बिजली खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी बेटा आग लगा सकती है ना? हाँ। कह रहा ऑपरेटिंग रूम्स होते हैं जो ऑपरेशन वगैरह के, फ्लोर मिल्स होते हैं, आटा चक्की की जो बेटा मिल है, फैक्ट्रीज है, पेट्रोल पंप है, इनमें छोटी सी भी स्पार्क चिंगारी लगती है स्थिर बिजली के कारण तो आग लग सकती है। स्क्रीन ऑफ टीवी मॉनिटर, कह रहे टीवी स्क्रीन पर धूल का जमना स्थिर आवेश के कारण ही होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती बेटा, ये सबको पता होगी। धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो इलेक्ट्रिक विद्युत की जो रेखाएं हैं बेटा जी,
ये क्या है, यहां से निकल रही है ऐसे करके, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इंटरसेप्ट नहीं करेंगी, काटेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ये रहेंगी, एक पॉइंट से माइनस से पॉजिटिव या पॉजिटिव से माइनस की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, याद रखेंगे इस बात को, ये कभी काटती नहीं है एक दूसरे को। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था बेटा जी, स्थिर वैद्युतिकी था, इसके क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताएं। कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीक शब्द जो है एक प्रकार का, इसमें इलेक्ट्रॉन से आया है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या अर्थ है बताओ, इलेक्ट्रॉन का बेटा जी क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉन का अर्थ बेटा जी एम्बर बताया था मैंने आपको, क्या बताया था प्यारे बच्चों? सर जी एम्बर बताया था, तो एम्बर लिख दो, एम्बर। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? एम्बर हो जाएगा, है ना। साइंटिस्ट थे बेटा थेल्स, थेल्स नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था ये सारी चीजें। एम्बर जो एक प्रकार का पीले रंग का बेटा जी क्या है, राल था, उसको रगड़ने पर वस्तु को आकर्षित कर रहा था, तो इन्होंने इस शब्द से इलेक्ट्रॉन नाम इसका दिया। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वह बन जाता है, क्या बन जाता है? मान के चलिए कोई भी एक परमाणु है, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसने किसी से लिया है, जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो बेटा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बोले तो क्या? रेनायन, एनायन कह देंगे, क्या बोलेंगे इसको बेटा? रेनायन कहेंगे। मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है। पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसी को देगा, तब इस पर पॉजिटिव का साइन लगेगा। हाँ, जैसे कि नेगेटिव आयन के लिए क्लोरीन लिख लो, है ना। कह रहा आवेश के क्वांटीकरण, बेटा आवेश के क्वांटीकरण के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? जल्दी बताओ, आवेश के क्वांटीकरण के लिए इनमें से कौन सा सूत्र सही है? भाई क्वांटीकरण क्या है, यह देखना कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और कितना है, प्लस में है, माइनस में है, किस में है। जल्दी बताएं। Q इज इक्वल्स टू, कह रहा या तो माइनस में या नेगेटिव में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। कह रहा Q इज इक्वल्स टू I अपॉन टी, बेटा ऐसा नहीं होता है। Q अगर ये भी रखते तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू, सॉरी I की जगह 1 कर दिया, I इंटू टी होता है। ये कह रहा I अपॉन टी, ये तो बेटा जी फोर्स हो गया, ये सब गलत है, न्यूटन का दूसरा नियम है, ये तो बेटा जी न्यूटन सेकंड लॉ है, ये तो न्यूटन से सेकंड लॉ है। और ये क्या बेटा जी, V इज इक्वल्स टू आई आर, बेटा जी ये तो ओम का नियम है, ये तो सर ओम्स का नियम है, ओम का नियम है, ओम्स लॉ है। यदि कोई वस्तु धनावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसका द्रव्यमान बताओ। यदि कोई वस्तु पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु पॉजिटिवली चार्ज है, मान के चलिए जैसे कि सोडियम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है भाई? पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन बेटा जी ये डोनेट कर दिए, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है ये, तो इसने जब किसी को दे दिए तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका भार अभी मैं बेटा आपको बता कर आया हूं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, तो इतना मान इसका घट जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, बेटा इतना मास बेटा जी घट जाएगा, इतना मास घटेगा, इतना मास घटेगा। तो अब आंसर क्या लिखेंगे? डिक्रीजेस, घटता है। इसने अपने में से दूसरे को दिया है, वेरी गुड, तो बाकी सब गलत।
एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं बेटा जी? एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? कल मैं आपको बताया था कितने होते हैं बेटा जी? है 1 कूलाम के अंदर कितने होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं बेटा जी। तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁹। बाकी सब गलत। ये क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है बेटा जी। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ये तो आवेश है एक इलेक्ट्रॉन का। सर 96,500 ये बेटा 1 फैराडे का मान होता है, ध्यान रखेंगे। ये बेटा जी 1 फैराडे का मान होता है, ये 1 फैराडे का मान होता है, 1 फैराडे का मान है। बचा क्या बेटा? 10। ये तो वैसे ही लिख दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ 10 की बात कर ले तो अगर 10 भी हो सकता है बेटा। ये सर एब कूलाम का संबंध है ना? हाँ अब बात कर रहे हैं कि इनमें से किसे आवेशन का सबसे पक्का प्रमाण माना जाता है? बेटा बताओ सबसे पक्का प्रमाण किसको माना जाता है? मैंने आपको बताया था और वहां पर आपने शायद ध्यान ना दिया हो। घर्षण को माना जाता है, इंडक्शन को माना जाता है, अट्रैक्शन को माना जाता है, रिपल्सन को माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जब आपको क्वेश्चन बताया था तब आपने शायद ध्यान ना दिया हो। किसे आवेशन का सबसे पक्का प्रमाण माना जाता है? रिपल्सन। वेरी गुड। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था? रिपल्सन कब होगा? जब एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, है ना? अट्रैक्शन तो बेटा पॉजिटिव, सॉरी क्या लिख दिया है, दोनों जब नेगेटिव नेगेटिव होंगे या फिर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब रिपल्सन होगा। कह रहा बेटा अट्रैक्शन जो है ना ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी हो सकता है, और ये तो बेटा पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में भी हो सकता है। तो यहां हम कैसे मानेंगे कि भैया आवेश है, फ्रिक्शन नहीं है? तो ये सब गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट पर आओ। किसी उदासीन चालक को बिना किसी भौतिक संपर्क के, कोई न्यूट्रल चालक है, बिना किसी भौतिक संपर्क के आवेशित करने की विधि क्या कहलाती है? हमने उसको जमीन पे भी टच नहीं किया, फिजिकल टच नहीं किया, तो क्या कहलाएगी? कंडक्शन, फ्रिक्शन, पोलराइजेशन या फिर इंडक्शन? बिना टच किए बेटा इंडक्शन में हो रहा था। टेबल में आपको लिखवाई थी सारी चीज। बिना टच किए बेटा जी आवेशित वस्तु को जब दूसरी वस्तु के पास लाया जाता है ना, तब हो रहा है। जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु के पास लाया जाता है, वस्तु को दूसरी वस्तु के पास लाया जाता है, वस्तु के पास लाया जाता है, ठीक है, तब ऐसा होता है। आगे आए, बाकी सब गलत है। अच्छा चलो औरों का बता दो। सर कंडक्शन, चालन कब होता है? जल्दी बताओ। स्पर्श से, कांटेक्ट इसके लिए जरूरी है। यहां पर बेटा जी कांटेक्ट जरूरी है, जिसको बोलते हैं स्पर्श। यहां पर तो वस्तु का स्पर्श यानी कि छूना जरूरी है, स्पर्श होना जरूरी है। यानी जब तक वस्तुएं आपस में टच नहीं होगी कंडक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन में बेटा क्या होता है? रगड़ना पड़ता है। यहां पर भी बेटा जी क्या है? स्पर्श जरूरी है, रगड़ना पड़ेगा। तो सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें बेटा जी एक दूसरे को टच करना पड़ेगा, लेकिन इंडक्शन में नहीं। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? बताओ। एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड? सबको पता है बेटा सिल्वर सबसे अच्छा चालक है। सिल्वर क्या है बेटा जी? सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। विद्युत का सबसे अच्छा चालक सर जी चांदी है। अच्छा क्रम पूछ ले तो सबसे पहले क्या है? सिल्वर है, हैं? निम्न में से कौन कुचालक का उदाहरण है? इंसुलेटर का। ह्यूमन बॉडी? जी सर। ग्रेफाइट? यस सर। एसिडिक वाटर? यस सर। एबोनाइट बेटा कुचालक है।
तो इनको गलत करके एबोनाइट को सही कर देंगे। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का स्थिर वैद्युत बल कैसा हो जाता है? आधी करने पर मैंने बताया था बेटा जी, आधी करने पर कैसा हो जाता है? 4 गुना हो जाता है, 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा। जल्दी से बताएं। हाँ, यही तो चाह रहा मैं बेटा। सिल्वर सबसे ज्यादा, फिर बेटा जी आपका कॉपर, फिर बेटा जी आपका गोल्ड, फिर बेटा जी आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। कैसा हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाता बेटा आधा होने पर। अगर 2 गुना करते तो 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर ऐसा होता। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्थिर वैद्युत बेटा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फोर्स बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r²। मान के चलिए इस चीज को तुम क्या कर दो सर? आधी कर दो, हाफ कर दो, तो r को हाफ कर लो। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में r की जगह आधा रख दो वैल्यू, और फिर इसका स्क्वायर कर दो। इसकी स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4, यही तो होगा। और ये वहां 1 रहेगा, ऐसे करके शुरू में दोबारा लिखता हूं। कैसा रहेगा? 1 में सर 1/4। अभी 4 ऊपर चला जाएगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, तो 4 गुना हो जाएगा, इसलिए 4 गुना लिख दिया। नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा स्वर्ण पत्र विद्युत पथदर्शी में सोने का ही उपयोग क्यों किया जाता है? मैंने बताया था। जल्दी बताओ। हाँ सॉरी, जल्दी बताओ। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे चलो। मैं डायरेक्टली बोल दिया था क्या? कोई बात नहीं। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में सोने का उपयोग मैंने बताया था बेटा, इनको आसानी से हम पीट के मेलाइबल कर सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं। तो हाईली मेलाइबल है बेटा जी, सोने जो है उसको पीट कर अच्छी पतली चादर बनाया जा सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस वर्ष यह सिद्ध किया कि बिजली विद्युत का ही एक रूप है? बताओ बेटा। बिजली विद्युत का ही एक रूप है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस वर्ष सिद्ध किया? 1752 में बेटा जी। काइट एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था। कितना? कौन सा एक्सपेरिमेंट? काइट एक्सपेरिमेंट। काइट एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा जी? काइट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया था बेटा जी? काइट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया था कि जब आंधी तूफान बादल जब चलते हैं ना, तो वो सब तो ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो वर्षा की बूंदें हैं बेटा वो नीचे की तरफ आती हैं। तो सारा चार्ज यहां इकट्ठा हो जाता है, सारा चार्ज ऐसे ऐसे करके यहां इकट्ठा हो जाता है, यहां नेगेटिव आ जाता है, ऐसे करके। ये सब बताया था नहीं बताया था काइट एक्सपेरिमेंट में? ऊंची इमारतों को बिजली से बचाने के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है? लाइटिंग कंडक्टर, तड़ित चालक। पृथ्वी के वैद्युत विभव का मान क्या है? पृथ्वी का वैद्युत विभव, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया था 0 होता है। पृथ्वी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। कितना ही तो तुम इसमें इलेक्ट्रॉन या आवेश छोड़ दो, कितना ही ले लो। अभी बता के आया हूं ना बेटा, ऊपर देखो, मैं मार्क भी कराता हूं ज्यादातर सारी चीजें। पृथ्वी का पोटेंशियल बेटा 0 होता है। विभव कैसा होता है? 0 होता है। वस्तु की चाल के साथ उसके आवेश का मान नहीं बदलता, इसे क्या कहा जाता है? वस्तु की चाल के साथ आवेश का मान नहीं बदलता, इसे क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन कहा जाता है सर, इनवेरियंस ऑफ चार्ज कहा जाता है? आवेश की अपरिवर्तनीयता कहा जाता है बेटा। मैंने बताया था
वस्तु की चाल के साथ आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता, द्रव्यमान बढ़ सकता है उसका। कंघी किस घटना के कारण कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? चुंबकीय प्रभाव, पोलराइजेशन, इंडक्शन, रेडियो एक्टिविटी, ग्रेविटेशनल। पोलराइजेशन और इंडक्शन, बिना छुए ही, मैंने बताया था इंडक्शन में बिना छुए ही चीजें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। कौन सी धातु एक अपवाद है? ग्रेफाइट होगी बेटा, है विद्युत के सुचालक के रूप में ग्रेफाइट बिजली का परिवहन करती है। एक अकेले प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? चलो बताओ, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? एक अकेले प्रोटॉन का आवेश कितना होता है बेटा? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या बेटा माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या बेटा जी प्लस और पावर जो है वो डायरेक्ट 19 में है। बोलो जल्दी, 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ए, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो गया सर जी? ऑप्शन नंबर, अच्छा 18 पे चल रहे थे, सॉरी मैं 19 बोल रहा। आगे चले। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन अंतर आता है बस क्या? पॉजिटिव नेगेटिव का। ये किसके लिए हो जाएगा? ये बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक कौन सा है? कूलाम है, फेराडे है, स्टेट कूलाम है, एब कूलाम है? मैंने बताया था 96,500 कूलाम होते हैं एक फेराडे में। एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। कितने कूलाम होते हैं सर जी? 96,500। तो फेराडे नहीं हो जाएगा जी सर, बाकी सब गलत। जब दो कुचालकों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे प्राप्त करते हैं, दो कुचालक हैं, यानी कि बिजली उनमें नहीं गुजरती है, उनमें है तो स्थिर विद्युत हो सकती है। सेम चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, डिफरेंट चार्ज और डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अपोजिट चार्ज और इक्वल मैग्नीट्यूड। आप बोलेंगे बेटा जी मात्रा के विपरीत आवेश रहेगा, है ना? जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी उतने ही नेगेटिव, क्योंकि एक खो रहा होगा तो दूसरा गेन कर रहा होगा। एक अगर अपने इलेक्ट्रॉन खो रही होगी एक वस्तु, तो दूसरी जरूर गेन कर रही होगी। यहां तक था बेटा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बेटा विद्युत आवेश की बात कर लेते हैं। ये अब तक जो था हमारा स्थिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। अब बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक की, विद्युत की। करें भाई, देखिए भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, विद्युत आवेश क्या है। करें विद्युत आवेश पदार्थ के मूल कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल उत्पन्न होता है। भाई कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, वो उसके अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रहेंगे। तो कह रहे विद्युत आवेश पदार्थ के मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। तो मूल कणों का वह आंतरिक गुण है, यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वस्तु के बीच जो आवेश है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, जिसके कारण वस्तु के बीच विद्युत बल उत्पन्न होता है। अब चार्ज के टाइप वही जो मैंने कल भी क्लास में बताया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव चार्ज को बेटा जी हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव पर बेटा प्रोटॉन होता है, कैरिड बाय प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज धनावेश प्रोटॉन पर होता है, नेगेटिव चार्ज बेटा इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रॉपर्टी गुण कह रहा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं नहीं करते? लास्ट क्लास में बता के गया हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करते हैं। ये तो एक दूसरे को बेटा जी रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, भागो ऐसे। लेकिन अपोजिट होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं।
ये पिछली क्लास में बता के गया हूं, यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा। कह रहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। भाई आवेश को कैसे बचा के रखा जाता है, या यह भी बताया था कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए वहां पर बात हो रही थी स्थिर आवेश की, यहां पर बात हो रही विद्युत आवेश की, इसलिए ये चीज दोबारा भी मैं आपको बता रहा हूं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, एक वस्तु से बेटा दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी वस्तु पर कुल आवेश Q हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कैसा होता है बेटा जी? पूर्ण गुणज होता है। और Q इज इक्वल्स टू Ne, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये भी मैंने आपको बताया था। जहां पर 1 2 3 इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को इससे गुना करते चले जाएंगे। भाई नंबर का मतलब क्या है, 1 है, इनटू ई का मतलब क्या है बेटा जी, आपके इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के गुना के बराबर क्या होता है बेटा, Q। इसी के आधार पर तो हम कह रहे थे भाई एक इलेक्ट्रॉन का वजन मैंने आपको अभी क्या बताया था, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो मतलब सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम हो जाएगा। तो अगर यहां पर होते 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 से गुना करते, होते 20 इलेक्ट्रॉन तो 20 से गुना करते, तो इतना चार्ज निकल के आ जाता। देखो ये कोई सिल्क का क्लॉथ है, आप किसी वस्तु को इससे रगड़ रहे हो, बेटा रगड़ने से घर्षण से यहां पर क्या हो जाता है, चार्ज पैदा होता है। कह रहा टोटल चार्ज बेटा रिमेन कांस्टेंट रहता है। अगर यहां से नेगेटिव जा रहा है, अगर यहां से नेगेटिव रिलीज हो रहा है तो ये बेटा ग्रहण कर रहा है उसको, इसने बेटा जी रिलीज किया, इसने ग्रहण कर लिया कि ठीक है भाई दे दे। तो Q इज इक्वल्स टू Ne, Q इज इक्वल्स टू बेटा जी Ne, मैंने आपको बोल दिया। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ही यही है बेटा जी, हम इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं कि पॉजिटिव वाले चार्ज आ रहे हैं नेगेटिव वाले चार्ज आ रहे हैं। तो आवेश का स्थायी मात्रा कूलाम होता है, और एक कूलाम की डेफिनेशन भाई, एक कूलाम वह आवेश है जो लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन में समाहित आवेश के बराबर होता है। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो चार्ज रहेगा ना बेटा, उसको एक कूलाम के बराबर हम माप रहे होते हैं। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो चार्ज है वो एक कूलाम के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं कि सर 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता नहीं हो सकता? इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा जी, विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा किसी भी चालक के अंदर से प्रवाहित होती है, तो कब किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, किसी भी कंडक्टर में विद्युत आवेश कितनी स्पीड से बह रहा है उसको विद्युत धारा कहते हैं। उसकी जो दर है उसको बेटा विद्युत धारा कह रहे हैं, आवेश के प्रवाह की दर को। किसके अंदर? चालक के अंदर। फॉर्मूला क्या है? कह रहे यदि t समय में किसी चालक से Q आवेश प्रवाहित होता है तो धारा I होगी। यदि t समय में किसी चालक से Q आवेश प्रवाहित होता है तो धारा क्या होगी बेटा जी? I। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, Q अपॉन T। यहां पर कह रहा Q क्या है? Ne है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए? नंबर यानी कि उसका परिमाण जो रहेगा उसके गुना में रहेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना था बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो वी कैन आल्सो राइट I इज इक्वल्स टू Ne। हम लिख सकते नहीं लिख सकते? Q का मतलब यही तो था, तो Q की जगह हमने Ne लिख दिया, अपॉन में T कर दिया। भाई लिख सकते नहीं लिख सकते? बेटा Q की वैल्यू क्या थी? Ne। तो Q की जगह हमने Ne लिख दिया, T की जगह T ही रहने दिया। SI यूनिट क्या है बेटा जी? आवेश की, इलेक्ट्रिक करंट की। तो विद्युत धारा का SI मात्रक बेटा एम्पियर है। जब किसी चालक से 1 एम्पियर की वैल्यू बता रहे हैं, यहां पर बेटा जी आपको 1 कूलाम की वैल्यू बताई गई थी, अब 1 एम्पियर की बता रहा हूं मैं। जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा बेटा 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू
1 कूलाम इन 1 सेकेंड। 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जा रहा है 1 सेकंड में किसी चालक में, तो उसको क्या कह रहे हैं? 1 एम्पेयर कह रहे हैं। तो किसी चालक में 1 सेकंड में अगर हम 1 कूलाम आगे भेज रहे हैं तो वो 1 एम्पेयर के बराबर है। कुछ छोटी यूनिट भी है बेटा जी इसकी, जैसे कि आपका मिली एम्पेयर है, तो 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 एम्पेयर। ओके सर। सर माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो एम्पेयर कितने के बराबर? 10 की पावर -6 एम्पेयर के बराबर है। तो इनको भी आप याद रख लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, छोटी यूनिट पूछ लिया जाए, जरूर थोड़ी एसआई यूनिट पूछे, याद रखोगे नहीं रखोगे? देखो इधर 1 सेकंड में हम क्या कर रहे हैं? 1 कूलाम निकाल रहे हैं किसी भी चालक में। तो ये तो बेटा जी कोई चालक हो गया भाई, ये तो कोई वायर हो गया, ये तो कोई वायर हो गया। इसी वायर को हम कंडक्टर कह देते हैं, कंडक्टर कह रहे हैं, चालक कह रहे हैं। तो इस चालक में 1 सेकंड में कितना कूलाम? 1 कूलाम निकाल रहे हैं, तो उसको 1 एम्पेयर कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो अगर इस चालक में 1 कूलाम चार्ज हम 1 सेकंड में निकालें तो उसको 1 एम्पेयर हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 1 एम्पेयर कह रहे हैं। याद रखेंगे? जी बेटा जी, याद रखना पड़ेगा आपको। अभी समझाऊंगा, इसको वापस आओ यहां पर। मेजरमेंट, कह रहे धारा को एमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। मेजरमेंट बोले तो बेटा मापन। कैसे मापते हैं एम्पेयर को? कह रहा धारा को एमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। धारा को बेटा किससे मापते हैं? एमीकरण उपकरण है बेटा एमीटर, एमीटर नामक उपकरण से माप रहे हैं। कह रहा एमीटर को हमेशा परिपथ में बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ेंगे बेटा? सीरीज में। तो देख लो भैया, एमीटर दिख रहा कहीं आपको? यहां पर जल्दी बताओ सर। ये रहा एमीटर को बेटा जी हम सीरीज में जोड़ रहे हैं। किसमें जोड़ रहे हैं? सीरीज में जोड़ रहे हैं। ओके। प्रतिरोध, कह रहा एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। भाई हमारी बिजली को एमीटर ही रोक के बैठ जाएगा, थोड़ी बहुत बिजली रोक ले तो हमारा तो नुकसान है ना। तो कह रहे एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से बहुत कम, ताकि परिपथ की धारा को ना बदले। भाई एमीटर हम किस लिए लगा रहे हैं? कि देख सके, माप सके कितनी धारा इसमें बह रही है। और ये खुद ही ज्यादा बिजली खाने लग जाए तो हम क्यों इसका उपयोग करेंगे? ठीक है। हाँ, अब नेचर ऑफ क्वांटिटी, राशि की प्रकृति। कह रहा विद्युत धारा बेटा कैसी राशि है? एक प्रकार की, कई बार पूछ ले जाता, आप बोलेंगे सर अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं है, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली परिणाम होता है बेटा जी। ओनली परिमाण होता है। कह रहा हालांकि इसकी एक निश्चित दिशा होती है, लेकिन एक जोड़ के सामान्य बीजगणितीय नियमों का पालन करती है, सदिश योग का नहीं। ठीक है, यानी कि आप यही कहेंगे बेटा इसमें दिशा नहीं होती। अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां से कह रहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एम्पेयर। कह रहा इन 1 एम्पेयर करंट, 1 एम्पेयर धारा में प्रति सेकंड लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। कितने होते बेटा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 1 एम्पेयर धारा में प्रति सेकंड। कितना बेटा जी? इतना। इसी को 1 कूलाम कह रहे थे। 1 एम्पेयर क्या था? कूलाम अपॉन पर सेकंड ही तो था, कूलाम पर सेकंड ही तो एम्पेयर था भाई, है ना? हाँ, तो वही आपको यहां बताया कि 1 एम्पेयर धारा अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं तो 1 एम्पेयर का मतलब क्या था? कूलाम कितना? 1 कूलाम अपॉन सेकंड। तो 1 एम्पेयर धारा में प्रति सेकंड लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये प्रवाहित होते हैं।
चार्ज कैरीज, बेटा ये जो विद्युत धारा है इसके अंदर चार्ज की बात करें, देखिए मेटल जो है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर बेटा जी पॉजिटिव भी रहते हैं और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, आयन रहते हैं। सेमीकंडक्टर जो बेटा जी अर्धचालक होते हैं, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और होल्स रहते हैं, यानी या तो खाली स्थान रहेगा या इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। गैल्वेनोमीटर, बेटा गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, इसका उपयोग परिपथ में बहुत कम धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर बेटा जो करंट है वो बहुत लो है, स्मॉल करंट है अगर किसी सर्किट में, तो उसका पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। ये सारी चीजें आपको यहां पर दिखा रखी हैं, सारी चीजें बेटा जी आपको यहां पर दिखा रखी है। देख ग्लोइंग बल्ब है, बैटरी जोड़ रखी है, ये सब श्रेणी क्रम में है। ये जो है श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है बेटा, सीरीज श्रेणी क्रम। तो एमीटर को बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं विद्युत धारा के अंदर। एमीटर का जो रेजिस्टेंट है बेटा, वो प्रतिरोध है, वो 0 होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। देख द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कह रहा है कि एक किसी पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितनी मात्रा में बेटा आपको काम करना पड़ेगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में एक इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए जितना भी कार्य किया जाता है उसको बेटा विभवांतर कहते हैं। उसको बेटा क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, फिर वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज बोलो सर वी यानी बेटा वर्क अपॉन में क्यू। यानी कि बेटा जी आप क्या लिखेंगे, वी बोलो तो सर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर हो गया। सॉरी मैं वोल्टेज बोल रहा था क्या, चलो कोई नहीं, एक ही बात है। और डब्ल्यू बोले सर वर्क डन हो गया, क्यू अपॉन मतलब क्यू अपॉन सॉरी वर्क अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू बोले तो वर्क डन अपॉन चार्ज, विभवांतर किया गया कार्य और आवेश। अगर आपको किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर क्या निकालना है सर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप लिखेंगे सर V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, आप निकाल लोगे। इसी से बेटा मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको अगली क्लास में। एसआई यूनिट, बेटा एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। वोल्ट बोले तो V। एसआई मात्रक क्या है बेटा जी, विभवांतर का सर वोल्ट है। यदि 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 1 जूल कार्य किया जाए तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्योंकि देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 वर्क डन, है ना। वर्क डन कार्य को बेटा हम किस में माप रहे होते, जूल में माप रहे होते हैं। तो 1 जूल अपॉन में नीचे कूलाम था, कूलाम को बेटा चार्ज तो 1 सी ऐसे करके। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 सी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मेजरमेंट की बात करते हैं बेटा मापन की, कह रहा है इसे वोल्टमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। वोल्टमीटर को हमेशा बिंदुओं के समांतर क्रम में, बेटा जी इसको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, पैरेलल में। उसको किस में जोड़ा जा रहा था बेटा, सीरीज में। यहां पर वोल्टमीटर माप रहा, वहां गैल्वेनोमीटर था। ओके, हाँ, करंट को एमीटर से माप रहे थे, गैल्वेनोमीटर से क्या कर रहे थे बेटा जी, बहुत कम मात्रा का जो करंट था उसको मापा जा रहा था। उस सीरीज में था, ये पैरेलल में है। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे हम, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे बेटा जी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलेगा, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। कल मैं आपके इस टॉपिक को कराऊंगा, अभी ये इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, अभी इसमें 2 क्लास और चलेंगी। तो बेटा कल आपकी क्लास इसी समय, कल क्लास होगी आपकी। आपका सिलेबस मैं चाहता हूं 10 तारीख तक खत्म कर दूं, 10 से पहले खत्म कर दूं, तो कल भी आपकी क्लास चलेगी। इस बात को याद रखना, एप्लीकेशन पर कल आपकी क्लास जरूर चलेगी। अगर एमसीक्यू क्लास नहीं चली तो
ठीक है। अगर एमसीक्यू की क्लास चलती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मुझे लगेगा चलो आज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, इतना काफी है। अगर एमसीक्यू की क्लास नहीं हुई तो बेटा जी आपकी क्लास, जैसे मैम की तुम 5 बजे बता रहे हो क्लास, तो फिर मैं 8 बजे रख लूंगा, लेकिन क्लास जरूर होगी कल, ध्यान रखेंगे। कल आपकी क्लास जरूर होगी, मैं थंबनेल अभी भेज दूंगा। मैम अगर 5 बजे पढ़ा रही है तो मैं कल इसको 8 बजे रख लेता हूं। कल मैं आपकी इवनिंग में 8 बजे क्लास रख रहा हूं, ठीक है। कल इवनिंग में 8 बजे मैं एप्लीकेशन पर आपकी क्लास रख रहा हूं बेटा, सिलेबस भी जरूरी है। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, थैंक यू। मेरी अगली क्लास भी है अभी, है ना।